हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 11th क्लास से फिजिक्स में और 11th चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो चैप्टर का नाम ये तो हुआ इंग्लिश में और हिंदी में हुआ द्रव्य के तापीय गुण। इससे पहले हम 2 चैप्टर और पढ़ चुके हैं इन्हीं से रिलेटेड, तो उनकी अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो इस चैप्टर में हम काफ़ी आगे तक पहुँच चुके, तो लास्ट वाले में हमने अब सीरीज और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है प्लेट्स का, उसमें ऊष्मा प्रवाह की दर कैसे निकाली जाती है इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। अब जो आगे है उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है और वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ है। ठीक है, वंस डिस्प्लेसमेंट लॉ यानी वीन का विस्थापन नियम और न्यूटन का सीक्वेंट नियम। ये 2 नियम हैं और इन दोनों के साथ ही आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं आप करने की प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर किसी कोई दिक्कत आएगी तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। नंबर आपके पास है ही, वरना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं बोर्ड पे लास्ट में लिख भी दूँगा। ठीक है। अगर नहीं है तो आप लिख लीजिए, स्टार्टिंग में मैं लिख देता हूँ। ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको भेज रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं और सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ नंबर। तो देखिए आते हैं टॉपिक पे, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है क्या। देखिए न्यूटन ने क्या बताया कि जो हमारे पास किसी वस्तु को जब हम ठंडा करते हैं, ठीक है, तो ठंडा करने का मतलब क्या होगा कि जो उससे ऊष्मा की जो दर होगी, यानी जो ऊष्मा आप ये कह सकते हैं कि आपको ऐसे समझ के चलिए, ऊष्मा प्रवाह की दर, ठीक है, तो जो होती है यानी ऊष्मा समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रही है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी। क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन डी। ठीक है। अब दूसरी चीज, क्योंकि ये माइनस में होती है, क्योंकि धीरे धीरे ऊष्मा क्या होती चली जाती है, कम होते चली जाती है, तो किस में आती है, माइनस में। ये सदैव क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है वस्तु और जो एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेयर उसके टेम्परेचर के डिफरेंट के समानुपाती होती है। क्या क्या पता लगा, न्यूटन ने क्या बताया कि जो ऊष्मा प्रवाह की दर है, ये जो वस्तु का टेम्परेचर है और जो पर्यावरण का टेम्परेचर हुआ, उन दोनों के अंतर पे क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ से यदि मैं क्या कर दूँ, इस साइन को हटा दूँ, तो क्या आता है, कॉन्स्टेंट आता है, तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी जीरो। आप इस माइनस को इधर भी ले, सॉरी चलिए यहाँ ये देखिए। अब एक चीज ध्यान रखिए कि के क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और ये पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कैसा है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है। ठीक है। ये जो निगेटिव साइन है ये ऊष्मा प्रवाह की जो दर है, आप ये सोचते थे ऊष्मा स्टार्टिंग में ज़्यादा होगी, ठीक है, बाद में धीरे धीरे क्या होगी, जब धीरे डिस्चार्ज हो जाए तो उसमें क्या होती जाती है, कमी होगी, इसलिए क्या आती है, माइनस में आती है। ठीक है। तो अगर मैं इस माइनस को अब यहाँ भी लिख दूँ कि डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का के टी माइनस टी जीरो, तो यहाँ ऐसे समझ के चलिए कि ये कॉन्स्टेंट माइनस के नहीं लगा हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज आप ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है, जो ऊष्मा परिवर्तन की दर है वो क्या होती है, वस्तु के द्रव्यमान, उसकी विशिष्ट ऊष्मा, और जो हमारे पास दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंट। इन दोनों पे क्या होता है, इस सूत्र से क्या होती है, ऊष्मा प्रवाह की दर निकाली जाती है। अगर ये यहाँ क्या क्या देखिए, ये तो हुआ द्रव्यमान, ये ऊष्मा प्रवाह, ये क्या है, उसमें जो ऊष्मा प्रवाह है वो, और ये क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, और ये क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर हुई। तापमान परिवर्तन, अगर मैं डेल्टा डी टी से भाग कर दूं दोनों, तो क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू एम सी और डी टी अपॉन डी टी। ठीक है। अब हमारे पास इस डी क्यू अपॉन डी टी का मान यहाँ भी तो है, ये वाला मान उठा के यहाँ रख लीजिए, तो इधर तो जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लीजिए। बाकी जो है आप क्या कर लीजिए, इसकी जगह उठा के रख लीजिए माइनस का के और टी माइनस टी जीरो। ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि
अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ मैं इसको ये dt/dt कैसे हटा दूँ। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन हमें हटाना होता है तो हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या है कि ये कैपिटल टी वाला फंक्शन है, तो कैपिटल टी वाला फंक्शन कैपिटल टी के साथ ही जाना चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, इस कैपिटल डी टी को, जो कैपिटल डी टी वाला टर्म है, इसको उधर अपनी जगह ही रखा। चलो इधर से ले जाते हैं। ये हो गया माइनस का के, ये एम और सी यहाँ, ये आ जाएगा डी टी और ये आ जाएगा ये वाला डी टी, तो ये रहा, और ये वाला इसके नीचे भेज दीजिए आप। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म है तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं एक अदर से कोई कांस्टेंट मान लूँ, लेट कुछ भी मान लीजिए जो आपका मन है, एम इज इक्वल टू कैपिटल ए मान लीजिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए आफ्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी अब समाकलन के पश्चात आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप यूनिट में लिखा चला जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए यह जाएगा ये है 1। देखिए इंटीग्रेशन का नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये किसकी फॉर्मेट है। अगर मैं अलग से लिख दूँ यहाँ तो यह टी की फॉर्मेट है, तो इसका क्या होता है, log टी। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, log टी माइनस t0 इक्वल टू, और ये क्या है t, तो ये कितना जाएगा t। ठीक है, प्लस में वैसे एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं c, लेकिन अगर आप जोड़ना चाहें तो ठीक है, नहीं जोड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चाहे वो इधर से शो करते हैं आप। ठीक, अब यहाँ क्या था, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है a, तो ये क्या है a, साथ में भी है, तो ये क्या आ जाएगा a, इस dt के साथ ही तो लिखा होगा ये वाला टर्म। तो आप अगर यहाँ लिखना चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लीजिए, a और dt इक्वल टू कैपिटल dt अपॉन t माइनस t0, ये टर्म हुआ। अब इतनी चीज़ों के बाद आप यहाँ से देखिए कि इस dt का इंटीग्रेशन क्या, तो t हो गया, और a ये ऐसी है। अब यहाँ से देखिए इसको क्या कर सकते हैं, जब log होता है तो दूसरी साइड क्या होता है, ये t माइनस t0, इसको e की पावर में लिख लिया जाता है, इसको e की पावर में लिख लिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला t बराबर t0 प्लस e की पावर ta। ये आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला है किसका, न्यूटन का शीतल नियम का। और वो इसी चीज़ को कहते हैं कि क्या, कि जब ऊष्मा, ये देखिए कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ये ठंडी हो रही है, इससे ऊष्मा का प्रभाव हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं इससे किसी वस्तु को हीट ट्रांसफर करूंगा तो जो बाहर का एटमॉस्फेयर है ये भी तो इसके टच में है, तो ये भी तो उसमें एब्जॉर्ब करेगा इससे। तो वो इसी चीज़ को बोलते हैं कि जो ऊष्मा प्रवाह की दर है वो वस्तु के टेम्परेचर और जो पर्यावरण का टेम्परेचर उसके डिफरेंट के यानी अंतर के समानुपाती होती है। इसके बाद अब देखिए ये हमने क्या निकाल लिया, इसका फॉर्मूला। अगर मैं क्या बनाता हूँ, समय के और इस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, तो वो लगभग आपका कुछ इस तरीके का आता है कि अगर मैं यहाँ से एक ग्राफ बना दूँ तो पहले तो जो टेम्परेचर वो बहुत तेज़ी से गिरेगा, यानी यहाँ ले रहा है समय और यहाँ ले रहा है टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर पहले तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, लेकिन बाद में धीरे 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 क्या होता जाएगा, वो बहुत स्लो स्लो गिरेगा आगे। ठीक है, तो ये क्या है, इनके बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे एक्स अक्ष पर ये लेकर और ये वाई अक्ष पर लेकर, तो इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो आपका न्यूटन का शीतल नियम का है एक्सपेरिमेंट। बाकी देखिए जो मैं दूसरा बता रहा हूँ, न्यूटन लॉ, सॉरी वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम। ठीक है, इसमें क्या है कि मैंने देखा आपको परफेक्ट बॉडी, कृष्णिका वगैरह, ब्लैक बॉडी वगैरह बताई हुई है। तो आप एक चीज समझ के चलिए कि उत्सर्जन क्षमता जो होती है, मैक्सिमम उत्सर्जन क्षमता लैम्डा। ठीक है, यानी मैक्सिमम उत्सर्जन क्षमता के लिए जो तरंगदैर्घ्य होती है वो टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये वीन का विस्थापन नियम है, इस बात को आप ध्यान रखें। क्या है कि जो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है उसके लिए जो लैम्डा होती है उत्सर्जन की, यानी जो देखिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आपके पास है वहाँ पे, यानी किसी वस्तु से उत्सर्जन प्राप्त हो रहा है, उत्सर्जन यानी विकिरण प्राप्त हो रहा है, उस विकिरण की वेवलेंथ जरूर होगी, यानी तरंगदैर्घ्य जरूर होगी। तो वो जो तरंगदैर्घ्य है अधिकतम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए, ये बात कर रहा हूँ मैं,
अधिकतम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए जो वेवलेंथ है वो यानी उस उत्सर्जन की जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ इस जो हमारे पास परम ताप यानी जो सूर्य टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के क्या होगी, उस बॉडी के टेम्परेचर के व्युत्क्रमणुपाती होती है। ठीक है, तो ये क्या था, वीन का विस्थापन है। यहाँ एक कॉन्स्टेंट लगाया जाता है और ये है लैम्डा एम, और यहाँ एक कॉन्स्टेंट लगा दिया जाता है ए बी वाला बी स्मॉल, और ये हो गया टेम्परेचर। इस बी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं, और इसका मान होता है 2.89 और 89 मीटर और केल्विन, मीटर केल्विन। ठीक है, मीटर केल्विन होता है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका जो मेन मान है देखिए वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ कि ये बी क्या हुआ, जो लैम्डा बी यहाँ क्या हुआ, बी कांस्टेंट हुआ। ठीक है, और इसके बाद अब देखिए ये आपके दो नियम बचे थे जो हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और वीन का विस्थापन नियम। इसी के ऊपर किसी को जो आपको जो भ्रम होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे की गर्म पानी की बात पहले जमेगी या ठंडे पानी की फ्रिज में अगर रख दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए लगभग वो केवल क्या होता है, उत्सर्जन की दर होती है, यानी हीट ट्रांसफर की दर होती है, उससे बर्फ पे जमने से कोई इफेक्ट नहीं होता लगभग, क्योंकि जो गर्म पानी होगा वो भी क्या होगा, एक टाइम उस ठंडे पानी वाले टेम्परेचर से होकर गुजरेगा। ठीक, दूसरी चीज़ आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ देखिए, ये जो वीन का विस्थापन है ये कहाँ यूज होता है, क्योंकि इससे अधिकांश जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि दो ग्रह हैं, यानी दो तारे हैं कोई भी, अब उन दो तारों से आपको दो कलर दे दिए कि एक का लाल दे दिया, एक का नीला दे दिया या पीला दे दिया, तीन मान लिए मैंने, चलिए एक का क्या मान लिया रेड, एक का मान लिया येलो और एक का मान लिया ब्लू। ग्रीन मान लीजिए, ग्रीन भी एक और ले लीजिए ग्रीन, चार कलर हो गए। और इनसे आपसे कोई कहे कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस ग्रह का होगा, जैसे सन के लिए हम क्या मानते हैं, लगभग येलो कलर मानते हैं कि येलो कलर का प्रकाश हमें देता है। तो अब अगर मान लिया ऐसा हो कि कोई ग्रह है ब्लू कलर का प्रकाश दे रहा है, यानी ब्लू कलर का है, तो उसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा कम होगा, या कोई तारा, दो तारे हैं, एक रेड कलर का है एक येलो कलर का है, बताइए टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, या एक ग्रीन का है एक येलो का है, तो किसका ज़्यादा होगा। कोई से भी दो तीन कलर जो भी आपको देते जाए, तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ क्या पढ़ा था, तरंगदैर्घ्य और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमणुपाती होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस फॉर्मूले को उल्टा करके लिख रहा हूँ, T प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है, आपने विबग्योर का क्रम पढ़ा रखा है, विबग्योर स्पेक्ट्रम जो प्रिज्म के द्वारा प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए वेवलेंथ ज़्यादा होने पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है, रेड की, तो टेम्परेचर सबसे कम किसका होगा, रेड का सबसे कम होगा, यानी रेड का टेम्परेचर रेड सबसे कम होगा। ठीक है, और मैं यहाँ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, ब्लू कलर की है, सॉरी सबसे कम वेवलेंथ ब्लू कलर की है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ब्लू कलर का होगा। ये बात आप मेरी ध्यान रखिए, क्या क्या कि चलिए यहाँ देख लेता हूँ मैं अलग से कि सब वेवलेंथ, यानी जब हम किसकी बात करेंगे, लैम्डा की बात करेंगे, यदि अधिक है वेवलेंथ, जिसकी अधिक होगी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और यदि वेवलेंथ कम होगी तो टेम्परेचर अधिक होगा। बस आपको ये दो चीज़ें देखनी है। अब आपसे कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन कोई भी रख दे, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको वेवलेंथ का पता होना चाहिए, और वेवलेंथ के पता होने के लिए आपको क्या करना है, विबग्योर वाला विबग्योर, ये क्रम आपको पता होना चाहिए कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका जो टेम्परेचर है सबसे कम होगा। नीचे को जैसे जैसे बढ़ोगे टेम्परेचर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।